दोस्तों अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और नई किरण नया सवेरा हो चुका है और आप जाग जाइए। पीआरटी एग्जाम डीएसएसबी 2022 का पीआरटी एग्जाम होने वाला है और जितने लोग सोए हुए हैं उन्हें जगाना है और जाग जाइए। वक्त है, वक्त को जिसने पहचान लिया उसका भविष्य उज्जवल होता है। तो दोस्तों आइए हम आज पीआरटी का पूरा विश्लेषण करेंगे। पीआरटी एग्जाम 2022, देखो पीआरटी एग्जाम 2022 पार्ट 1 का हम लोग कंप्लीट विश्लेषण करेंगे। पार्ट 1 से 100 अंक आते हैं और उस पार्ट 1 के कौन कौन से पार्ट हैं, भाग हैं, उन सभी का हम लोग अच्छे से विश्लेषण करेंगे। पार्ट बी में 100 अंक आएंगे, सब्जेक्ट रिलेटिव रहेंगे, इसका भी हम लोग पूर्ण विश्लेषण करेंगे। और इस दोनों का विश्लेषण ही नहीं, इनका जो एक सामान्य समझ है वो भी हम आपको समझाते चलेंगे। लेकिन इसके साथ आपको ये भी बताएंगे कि प्रीवियस ईयर की कट ऑफ क्या रही दोस्तों, और प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को चर्चा करेंगे। यूआर में क्या कट ऑफ रही, ओबीसी में क्या कट ऑफ रही, एससी में क्या कट ऑफ रही, एसटी में क्या कट ऑफ रही, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे प्रीवियस ईयर कट ऑफ पर। और फिर हम देखेंगे सेफ स्कोर 2022 में कितना मार्क्स हम ले आए जो हमारे सिलेक्शन को तय कर दे, सिलेक्शन को हमारा सिलेक्शन सुनिश्चित कर दे। तो 2022 का जो सेफ स्कोर है लास्ट में हम लोग इसकी चर्चा करेंगे। अब हम दोस्तों देखते हैं पार्ट ए में क्या क्या होता है, उसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों कभी भी वीडियो छोड़कर भागने का प्रयास न करिए। जिंदगी में जो लोग भागते हैं वो कायर कहलाते हैं, और मैं सोचता हूं कि आप बहादुर हैं। वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। यदि आपको वीडियो नहीं अच्छा लग रहा तो आप डिसलाइक जरूर कर दें, लेकिन वीडियो पूरा देखें, क्योंकि जो लोग रास्ते छोड़ करके वापस लौट जाते हैं वो कायर कहलाते हैं। और जीवन संग्राम में वीर बनो। कहो, तुम सबसे कहो कि तुम निर्भय हो। भय मृत्यु है, भय पाप है, भय अधोलोक है, भय का जीवन में कोई स्थान नहीं है। तो डर अपने अंदर से डीएसएसबी पीआरटी का निकाल दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं डीएसएसबी पीआरटी फर्स्ट भाग ए में क्या क्या आएगा और उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों आपका पार्ट ए होगा। और डीएसएसबी की एक खासियत होती है कि उसके मार्क्स जो खुलते हैं वो 20-20 मार्क्स में खुलते हैं। तो पार्ट फर्स्ट में 20-20 मार्क्स के 5 सेक्शन होंगे। पहला सेक्शन है सामान्य अध्ययन का। सामान्य अध्ययन से कितने प्रश्न आएंगे? 20 प्रश्न आएंगे। तो जीके के सामान्य अध्ययन के 20 प्रश्न आएंगे। और इसके बाद मैथ से 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 प्रश्न आएंगे मैथ के। और रीजनिंग के 20 प्रश्न आएंगे, आपको 20 क्वेश्चन हल करने हैं। और इंग्लिश में सामान्य इंग्लिश, जनरल इंग्लिश 20 क्वेश्चन आएंगे। और हिंदी में 20 प्रश्न आएंगे। तो दोस्तों ये पार्ट ए का स्ट्रक्चर है कि 20 जीके के, 20 मैथ के, 20 रीजनिंग के, 20 हिंदी और 20 इंग्लिश। ये एक सामान्य सा खाका है। अब हम देखते हैं दोस्तों कि सामान्य अध्ययन के अंतर्गत हमें क्या क्या समझ के जाना है, क्योंकि समय कम है लेकिन हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखना है। 2 चीजें ध्यान रखना। पेपर बहुत टफ नहीं होता, सारा गेम अंडरस्टैंडिंग का होता है, समझ का होता है। इमेजिन करिए कि यदि आपने सभी में 10-10 कम से कम मिनिमम 10-10 हाफ मार्क्स भी लेके आ रहे हैं ना, तो आप अच्छे कंडीशन में रहेंगे। तो जीके में सामान्य अध्ययन में देखते हैं कि प्रमुख रूप से आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। दोस्तों सामान्य अध्ययन जो पीआरटी का आएगा उसमें 20 क्वेश्चन रहेंगे, जीके के 20 क्वेश्चन रहेंगे। और जीके बहुत ब्रॉड सेक्टर होता है, लेकिन ब्रॉड सेक्टर होने के बावजूद भी हमें एक सामान्य समझ आपको होनी चाहिए। यदि हम इतना सामान्य समझ रखेंगे तो जीके में हम लोग 10 से लेकर 15 के बीच मार्क्स हम हासिल कर सकते हैं और हमारे मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। देखते हैं पहला जो जीके में सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो भारत का सांस्कृतिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन। ये क्या होता है भारत का सांस्कृतिक इतिहास और स्वतंत्रता आंदोलन? तो आपको सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के और स्वतंत्रता प्राप्ति तक के इतिहास को आपको समझना होगा। विशेषकर प्राचीन कालीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास सांस्कृतिक संदर्भ में समझने की जरूरत है, जिसमें विशेषकर सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, गुप्त
मौर्य युग, गुप्त युग और गुप्तोत्तर युग, इनके इतिहास को समझने की जरूरत है। इसके बाद दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, ये दोनों कालों को अच्छे से समझ लेंगे। इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन। स्वतंत्रता आंदोलन में 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के बाद की जो परिस्थितियां हैं, अंग्रेजों की जो प्रशासन प्रणाली है, कृषि जो नीतियां हैं उनको, अकाल नीतियां हैं उनको, और विशेष रूप से जो गांधीवादी आंदोलन के 3 चरण थे, उन चरणों को अच्छे से समझने की जरूरत है। क्रांतिकारी आंदोलन को भी समझने की जरूरत है। तो इस प्रकार कांग्रेस के अधीन, कांग्रेस के अंतर्गत जो स्वतंत्रता के लिए जो संघर्ष चल रहे थे, उसको अच्छे से हमें समझने की जरूरत है। तो भारत का इतिहास में इतना हम लोग अच्छे से कर लेंगे। इसके बाद है भारत का भूगोल। भारत का भूगोल एक सामान्य रूप से समझ होना चाहिए। भौतिक भूगोल भी अच्छे से समझ में होनी चाहिए, आर्थिक भूगोल भी अच्छे से समझ में होना चाहिए, और राजनीतिक भूगोल भी अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्षेत्रीय भूगोल भी आपको अच्छे से समझ में होना चाहिए, और एक सामान्य समझ भारत के भूगोल में होनी चाहिए। अच्छा, जैसे भौतिक भूगोल के अंतर्गत नदी, पर्वत, पठार, घाटी, इन सब चीज़ों को अच्छा, समुद्री उच्चावच को अच्छे से, जलधाराएं हैं, इनको हमें अच्छे से समझने की जरूरत है। स्थल मंडल को अच्छे से समझ लें, जल मंडल को अच्छे से समझ लें, और जैव मंडल को भी अच्छे से समझ लेंगे, तो भारत का भूगोल आपका अच्छे से तैयार हो जाएगा। यहाँ के क्वेश्चन आपको नहीं छूटेंगे। इसके बाद है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। तो भारतीय राज्य व्यवस्था के एक शब्द, तो शासन की प्रणालियाँ अच्छे से समझ लीजिए। लोकतंत्र, राजतंत्र में डिफरेंट क्या होता है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर इसके बाद जो है भारत में कौन सी शासन प्रणाली है, अध्यक्षीय शासन प्रणाली है, संसदीय शासन प्रणाली, इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर साथ में ये समझ लेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ, संवैधानिक विकास कैसे कैसे हुआ, और कंपनी के अधीन संवैधानिक क्या विकास हुआ, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत संविधान का कैसे विकास हुआ, इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर इसके बाद भारतीय संविधान को समझेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है भारतीय संविधान में मूल अधिकार। मूल अधिकार से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। और एक सेक्टर सबसे महत्वपूर्ण है नीति निर्देशक तत्व। मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। साथ में आप केंद्र सरकार का अध्ययन कर लिए और राज्य सरकार का और न्यायपालिका का, बस इतना कर लिए, पॉलिटी में आपके लिए पर्याप्त है। एक सेक्टर पॉलिटी में और आप पढ़ के जरूर जाइएगा, वो है स्थानीय शासन। तो स्थानीय शासन, इनसे भी प्रश्न जरूर बनते हैं, इसको अच्छे से तैयार करके आपको जाना है। सामान्य विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में आप जानते हैं कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो सामान्य विज्ञान में प्रायः क्वेश्चन जीव विज्ञान से ज़्यादा आते हैं। भौतिक विज्ञान भी आप अच्छे से पढ़ ले सकते हैं, रसायन विज्ञान भी पढ़ सकते हैं, लेकिन आपको जीव विज्ञान पर विशेष फोकस करना, वहाँ से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। विशेष रूप से हमारा जो पोषण सिस्टम है, या हमारे शरीर की संरचना है, हमारे विभिन्न प्रकार के तंत्र हैं, पाचन तंत्र से बहुत प्रश्न बनते हैं, पाचन तंत्र से बहुत प्रश्न आते हैं। तो पाचन तंत्र को अच्छे से क्लियर करके जाना, बहुत सही तरीके से पाचन तंत्र को बिल्कुल बढ़िया से। उत्सर्जन तंत्र से भी क्वेश्चन बनते हैं, उनको अच्छे से आपको समझना। हमारे मस्तिष्क और आंखों से रिलेटेड भी क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। तो इसको हम सामान्य विज्ञान का अध्ययन करेंगे। और सामान्य विज्ञान में एक और बात ध्यान रखना है कि दैनिक उपयोग के उदाहरण, ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। दैनिक उपयोग में जो एग्जाम, जिसमें साइंस इफेक्ट कर रही है, उन एग्जाम्पल पर आप कोई भी घटना हो रही है, उसमें साइंस का प्रभाव होता है, साइंस के नियम लागू, उनको हमें समझने की जरूरत है। पर्यावरण अध्ययन, ये अब हाल ही में ट्रेंड चला सभी एग्जामों में कि इन्वायरमेंट, पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड जरूर प्रश्न पूछे जाते हैं, और उनको जरूर आप पर्यावरण को अच्छे से तैयार, विशेषकर इकोलॉजी और इकोसिस्टम, ये 2 से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और पर्यावरण अवनयन, पर्यावरण प्रदूषण से रिलेटेड, पर्यावरण निरंतर क्षरण हो रहा पर्यावरण का, उससे रिलेटेड, और उसमें 2 चीज़ें ध्यान रखना, एक तो ओजोन क्षरण, ओजोन का, और कार्बन, वैश्विक कार्बन उत्सर्जन भारत एवं विश्व, और इस संदर्भ में इनके भारत द्वारा किए गए प्रयास और विश्व के द्वारा कौन कौन से प्रयास किए गए हैं, इनको हमें आपको तैयार करके जाना। और एक सबसे एक महत्वपूर्ण है करंट अफेयर। हाल ही के समय में सभी एग्जाम में, चाहे यूपीएससी हो से लेकर छोटे से छोटे एग्जाम हो,
सभी में से करंट अफेयर का रोल बहुत बढ़ रहा है। तो करंट अफेयर लास्ट 6 मंथ्स के जरूर तैयार करके जाना बिल्कुल अच्छे से। और अर्थशास्त्र की एक आप सामान्य से समझ रहे हैं, इससे विशेष क्वेश्चन आ जाते हैं लेकिन उतना नहीं आते हैं। तो ये आपका जीके यदि आपने इतना तैयार कर लिया तो 20 नंबर है। 20 में अमूमन आप जो है लगभग आप 10 से लेकर के 15 के बीच प्रश्न आसानी से ले आएंगे। यदि आप इतना कर लिए तो आपका ये सेक्टर, आपका ये भाग सामान्य अध्ययन का अच्छा रहेगा। दोस्तों चलते हैं डीएसएसबी पीआरटी के भाग पार्ट 1 के भाग सेकंड में, मतलब पार्ट 1 में ही 100 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, 20-20 नंबर के। तो पार्ट ए का ही जो सेकंड पार्ट है वो है आपका मैथ का। अब मैथ में बहुत से टॉपिक है, उसको हम लोग समझते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हम लोग तैयार करके जाएं। जो दूसरा सेक्शन है वो मैथ का है। मैथ में कौन कौन से टॉपिक अनिवार्य हैं, इनको आपको जरूर पढ़ के जाना है। 2 चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, एक तो मैथ के क्वेश्चन हल करने में अभी समय बर्बाद करने का टाइम नहीं, मैथ के कॉन्सेप्ट को समझ के जाना, अंडरस्टैंडिंग। मैं चाहूँ तो 10 क्वेश्चन लेकर के और आपका 1 घंटे समय 10 क्वेश्चन में जा सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप 10 क्वेश्चन केवल संख्या पद्धति के ही नहीं हल हो पाएंगे। और क्वेश्चन का मतलब क्या है, आप मैथ का मतलब ये होता है कि हम किसी वस्तु को कितने प्रकार से सोच सकते हैं, जितने प्रकार से सोच सकते हैं उतने प्रकार के क्वेश्चन, और उतने प्रकार के क्वेश्चंस लोग 10 क्वेश्चन लेकर के 2 घंटे में आपका टाइम पास कर देते हैं। लेकिन आपको क्वेश्चंस में अभी समय नहीं बर्बाद करना है, आपको ये जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं इनको अच्छे से कवर करके जाना है, इसके बेसिक नियम, बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ के जाना है। पहला है दोस्तों संख्या पद्धति। संख्या पद्धति से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे इकाई का अंक ज्ञात करना, इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, विभाजन के नियम, इस पर आधारित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लासा मासा इन पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। तो संख्या पद्धति में इकाई का अंक निकालना या उससे रिलेटेड और सी चीज़ें हमको समझ के जाना है। संख्या पद्धति बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टॉपिक है आपका प्रतिशतता। परसेंटेज निकालने के लिए बहुत आता है, भिन्न का परसेंटेज में बदलना, या अमुक व्यक्ति ने एक वस्तु इतने % में खरीदा, उसे इतने % हानि में बेच दिया, उसे कितने रुपए हानि हुई, या उसे इतने % लाभ में बेच दिया तो उसे कितना लाभ हुआ, या किसी वस्तु का अंकित मूल्य इतना है और उसमें इतना छूट दे रहा है तो उसे कितना लाभ होगा या घाटा होगा। ऐसे इस तरह के क्वेश्चन खूब बनते हैं। या यक्ष का 20% वाई होता है तो y का 4% के बराबर है तो x और y के मान क्या होंगे, y का मान क्या होगा, यदि x बराबर 100 तो y का मान क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। तो परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग, बेसिक समझ हमको तैयार करके जाना है। लाभ हानि और प्रतिशतता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लाभ हानि भी परसेंटेज में निकाला जाए। सामान्य रूप से कहेंगे एक वस्तु जितने में बेचता है और उसके बाद दूसरे वस्तु जब उसको जितने में उसने खरीदा, दोनों के बीच जो अंतर निकलता है उसे ही हम लोग लाभ हानि कहते हैं। अब उसे हम परसेंटेज में निकाल लेते हैं तो प्रतिशतता। तो लाभ हानि और प्रतिशतता एक दूसरे से मिले हुए टॉपिक हैं, इनको अच्छे से समझना है। ये सब मैथ क्या है, मैथ इंटीग्रेटेड है, एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। जैसे मान लीजिए संख्या पद्धति पहला टॉपिक है और ये सरलीकरण है। सरलीकरण संख्या पद्धति के अंतर्गत सरलीकरण है। तो अर्थात ये है कि हम जब जो नियम एक बार जहाँ पे समझ लिए, मान लीजिए संख्या पद्धति में हमने नियम समझ लिए, वो नियम हर जगह लागू होगा। तो गणित के नियमों को समझना जरूरी है कि उनके बेसिक नियम किस प्रकार चल रहे हैं, उनको हम समझते हैं। इसके बाद होता है अनुपात समानुपात, इसको समझने की जरूरत है। इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1000 रुपये में ए और बी का हिस्सा 2:3 है तो ए का हिस्सा क्या होगा, बी का हिस्सा क्या होगा। यदि ए के हिस्से में 1000 ज़्यादा कर दिया जाए तो बी के हिस्से में कितना कमी करना पड़ेगा, या बी के अनुपात में कितना कमी होगी। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बनते हैं अनुपात और समानुपात में। या यूँ कह सकते हैं कि कोई मिश्रण 40 लीटर दूध है, उसमें 2:3 में पानी है, तो कितना लीटर और दूध मिला दिया जाए कि 3:5 मिश्रण में दूध हो जाए। तो इस प्रकार के प्रश्न जरूर बनते हैं। तो इसको अनुपात समानुपात को अच्छे से
तैयार करके जाना है। कार्य समय और चाल समय, कार्य समय और चाल समय ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ से कोई भी एग्जाम हो, कार्य समय और चाल समय से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कार्य समय क्या है? कार्य समय, यहाँ समय और दूरी, इसको अभी हम लोग चर्चा करेंगे आगे। का समय और कार्य, कोई व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में कर देता है। ए व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में करता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, दोनों मिला के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ऐसे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए है, एक किसी कार्य को 10 दिन में करता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में करता है, तो दोनों मिला के उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? दोनों का लासा ले लेंगे और लासे में भाग देंगे, 10 तेईं 30 और 15 दुनाई 30। अब हम क्या है, ये इसका 1 दिन का काम है, इसका 1 दिन का काम है और टोटल काम है 30 था, तो 30/5 बराबर 6 दिन। तो दोस्तों ये जो है ए और बी का जो काम करेंगे दोनों मिलकर के, तो वो 6 दिन में पूरा कर लेंगे। ये एक इजी लेवल है। इसी में थोड़ा सा प्लस करते जाओ और टफ लेवल बना सकते हो। 2 की जगह 3 कर सकते हो, सी वाला भी आ सकता है, इसके जगह 4 आ सकते हैं, डी वाला भी आ सकता है। इसी में ये कहो कि ये ए 2 दिन करता है, फिर बी 2 दिन करता है, फिर सी 1 दिन करता है, डी 2 दिन करता है, ऐसे करके कितने दिन में काम समाप्त हो। इसलिए जितने प्रकार की कल्पना कर सकते हो उतने प्रकार की कल्पना करोगे तो आपको 1000 प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे। इसको आपको समझ के जाना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अगला टॉपिक है दोस्तों रेल नाव पर आधारित प्रश्न। तो रेल नाव पर आधारित प्रश्न बेसिकली ये सब समय और दूरी पर आधारित है। रेल और नाव पर आधारित बहुत प्रश्न पूछे हैं। प्लेटफार्म की लंबाई इतनी है, रेल की लंबाई इतनी है, रेल की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो वो कितने सेकंड के अंदर अगर प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी, पुल को क्रॉस करेगी, खंबे को क्रॉस करेगी, किसी खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस करेगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो उन सभी में से डिस्टेंस को ध्यान रखना है। यदि प्लेटफार्म को क्रॉस करेगी तो ट्रेन अपनी लंबाई और प्लेटफार्म की लंबाई को क्रॉस करेगी। यदि ट्रेन खड़े हुए व्यक्ति को क्रॉस करती है तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई की दूरी को क्रॉस करेगी। यदि ट्रेन पुल को क्रॉस करती तो अपनी लंबाई और पुल की लंबाई को क्रॉस करेगी। तो इस प्रकार रेल पर आधारित प्रश्न होते हैं और नाव पर आधारित 2 तरीके के प्रश्न बन जाते हैं। एक तो धारा के विपरीत चलने पर और एक धारा के अनुरूप चलने पर। तो नाव की सापेक्षिक चाल आपको निकालना आना चाहिए, उस पर आधारित सभी क्वेश्चन अच्छे से कर लेंगे। एक साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इससे चक्रवृद्धि ब्याज से तो नहीं लेकिन साधारण ब्याज से कुछ क्वेश्चन बन जाते हैं, इसको भी आप समझ के जाएंगे। क्षेत्रमिति से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। क्षेत्रमिति में क्या है कि इसमें आयत, त्रिभुज, इनके परिमाप, क्षेत्रफल और इसके बाद वृत्त, परिमाप और क्षेत्रफल, ये आपको निकालना चाहिए। इसके बाद ठोस आकृतियों में जैसे बेलन है, बेलन का वक्र पृष्ठ कैसे निकालें, बेलन का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालें, बेलन का आयतन कैसे निकालें, शंकु का संपूर्ण पृष्ठ कैसे निकालें, शंकु का वक्र पृष्ठ कैसे निकालें, शंकु का आयतन कैसे निकालें। तो और इसके बाद गोला, 3 आकृतियां हैं, बेलन, शंकु और गोला। इनकी 3, जैसे ये आपका बेलन हो गया और ये आपका शंकु हो गया और आपका ये गोला हो गया। इन तीनों आकृति में 3 चीजें निकालनी होती हैं। एक तो आयतन, वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ, और इनकी बीमाएं, त्रिज्याएं वगैरह इस पर आधारित प्रश्न होते हैं। या किसी के हाइट पूछ लेगा, तिर्यक ऊंचाई पूछ लेगा, तो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो इसको हम लोग क्षेत्रमिति को भी अच्छे से तैयार करके जाएंगे। ज्यामिति को अच्छे से तैयार करके जाएंगे, जिसे हम सामान्य भाषा में रेखा गणित कहते हैं।
तो रेखा गणित हमारी 6ठी से लेकर 10वीं तक के जो सिलेबस में है उसको हम लोग तैयार करके जाएंगे। समय और दूरी, विशेषकर रेल, नाव और कोई भी गाड़ी, वाहन, ऐसे आधार पर समय और दूरी पर व्यक्ति चलता है। इस आधार पर औसत, एवरेज, औसत पर आधारित प्रश्न बन जाते हैं। 10 लोगों के वजन का औसत इतना है, 11 लोगों का वजन का औसत इतना है, तो 11वें व्यक्ति का वजन का औसत क्या होगा, इसको हम लोग तैयार करके जाते हैं। सरलीकरण विशेष रूप से संख्या पद्धति का एक ही भाग है, तो सरलीकरण को हम लोग अच्छे से, सरलीकरण के बेसिकली हम लोग गुणा, जोड़, भाग, इनके बेसिक नियम हमें समझ में आने चाहिए। ब्रैकेट हटाना समझ में आने चाहिए, सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट हटाते हैं, सबसे लास्ट में कौन सा। दोस्तों, पीआरटी भाग फर्स्ट का जो सबसे इम्पॉर्टेंट सेक्टर है रीजनिंग का है। 20 क्वेश्चन आते हैं। आप प्रयास ये करना है कि 20 में से कम 15 प्लस मार्क्स आपको इस सेक्टर से जरूर आने चाहिए। तो 15 प्लस मार्क्स आप इन टॉपिक्स को तैयार कर लेंगे, यहाँ से जरूर आ जाएंगे। देखते हैं रीजनिंग के अंतर्गत 20 अंक के क्वेश्चन है, उसमें क्या क्या आएंगे। इसमें यदि आपने 15 से लेकर 20 क्वेश्चन इतना कंप्लीट कर लिया तो यह आपका सेक्टर अच्छा रहेगा। यहाँ से स्कोर करना होता है। सादृश्यता पर आधारित, सिमिलरिटी पर आधारित प्रश्न आते हैं कि चार ऑप्शन में 3 समान रहेंगे और एक असमान रहेगा। उस असमान को आपको छांटना रहता है। यदि आपने उस असमान को छांट लिया आपको सही नंबर मिल जाएगा। यदि आपने समानों के बीच असमानों को छांटना नहीं आया तो फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है। वर्गीकरण, एक होता वर्गीकरण, विभिन्न समूहों में विभाजित करना। ये भी सादृश्यता का ही एक भाग है कि कौन सा एक विशेष समूह का प्रतिनिधित्व करता है कि नहीं करता है। वर्ग बांट दिए गए, उस वर्गीकरण पर आधारित प्रश्न आते हैं। एक प्रश्न आता है क्रम व्यवस्था, अरेंजमेंट पर आधारित होता है। क्रम व्यवस्था की सबसे नीचे जो है अर्थशास्त्र की बुक रखी, उसके तीसरे स्थान पर ज्योग्राफी की बुक रखी, उसके 5वें स्थान पर आपकी हिस्ट्री की बुक रखी है। तो उस पूरे सीरीज में कुल कितनी बुक्स रखी हैं, ऐसे क्रम कर कि ज्योग्राफी के दूसरे स्थान के बाद कौन सी बुक होगी, ज्योग्राफी के ठीक नीचे कौन सी बुक होगी। क्रम व्यवस्था, ये बुक किताब एक उदाहरण है। इसमें किसी भी तरीके का क्रम रख सकते हैं। कूट लेखन, कोडिंग, निगोटिंग, 1 2 3 को राम कहा जाता है, 3 4 को घनश्याम कहा जाता है। ऐसे इस 2 4 6 को क्या कहा जाएगा। इस कहते हैं एक विशेष संदेश को एक विशेष प्रतीक चिन्ह में कोड करना और वापस उस संकेत चिन्ह से वापस मूल संदेश में लाना, डिकोड करना। तो कोडिंग और डिकोडिंग पर आधारित प्रश्न आते हैं, ये आपको अच्छे से समझना चाहिए। इस पे प्रश्न जरूर आएंगे। रक्त संबंध पर आधारित, ब्लड रिलेशन पर आधारित, रमेश एक चित्र की ओर देखकर कहता है कि यह महिला मेरे नाना की इकलौती बेटी है, तो मेरा और उसके, रमेश और उस महिला के बीच क्या संबंध है। ऐसे इस 1000 प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं ब्लड रिलेशन पर। इस पे प्रश्न जरूर बनते हैं। अब आता है पजल्स, पहेली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पजल्स यदि आपको हल करना आ गया तो सारी रीजनिंग आपका दिमाग खोल देगी। पजल्स होता क्या है, उसमें कुछ चीज़ें दी होती हैं और कुछ चीज़ें हमको एनालिसिस करके निकालनी होती हैं। तो जो चीज़ें प्रश्न में दी हैं उसको पहले लिखेंगे और उसके बेस पे हम लोग निकालेंगे क्या निकल आ सकता है। जैसे मैं ये कहूँ कि एग्जाम्पल सामान्य रूप से, राम मोटा या ताज़ा है, राम दिन के नहीं खाता है। अब ये पजल्स में दिया है, इसका मतलब आप निष्कर्ष निकालेंगे ना कि राम रात को खाता है। तो इसी प्रकार कुछ सूचनाएं पजल्स में दी रहेंगी और उस सूचना के आधार पर शेष सूचना आपको निकालनी होती है। ये पजल्स कहलाता। पासा पर आधारित बहुत प्रश्न बनते हैं। पासा एक घनाकृति होती है और इसके हर को नंबरिंग किया जाता है, 1 2 3
4 और ये 5 और ये 6 उसका नंबरिंग होता है। और ये 6 नंबरिंग के आधार पे 5 पर क्वेश्चन बनते हैं कि 1 के सामने 2 होगा, 2 के सामने स्टैंडर्ड पासा कौन है, किस प्रकार के, तो 5 पर आधारित आपको 5 तैयार करके जाना। घड़ी, कैलेंडर पर आधारित भी प्रश्न आते हैं, इसको भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और घड़ी में इतने बज के इतने मिनट हुआ, इसमें कौन सा कोण बनेगा, इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। अगला है श्रृंखला परीक्षण। श्रृंखला परीक्षण का आधार ये है कि श्रृंखला में 1, 10, 25, 40 ऐसे करके श्रृंखला बना देगा और लास्ट में कह देगा इसके आगे अगला पद कौन सा होगा, या बीच में कोई लुप्त पद होगा उसको पूछ लेगा उसकी श्रृंखला, तो उसका पद क्या हो सकता है। तो ये श्रृंखला पर आधारित प्रश्न बनते हैं। परीक्षण पर आधारित भी प्रश्न बनते हैं। और वेन आरेख पर प्रश्न बनते हैं। वेन आरेख को हम लोग ध्यान देंगे, वेन आरेख को अच्छे से तैयार कर लेंगे तो वेन आरेख पर अच्छे आधारित प्रश्न जरूर आते हैं, जिसमें डायग्राम बनाया जाता है। और डायग्राम में सबसे अच्छा वेन आरेख को ये ध्यान में रखते हैं कि कथन होता है, कुछ बिल्ली गधे हैं, कुछ गधे बिल्ली हैं, ऐसे करके ढेर सारे कथन बनाए उन पर आधारित। तो वे यदि आपने डायग्राम बनाना सीख लिया कि मान लीजिए कुछ बिल्ली शेर हैं तो कुछ बिल्ली शेर हो गए, ऐसे ये डायग्राम आप बना लेंगे तो इस आधार पर ये कह दिया जाए कि सभी बिल्ली कुत्ते हैं, तो ऐसे बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ बिल्लियां ऐसे भी हैं जो कुत्ते हैं, ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है। तो इस पर डायग्राम वेन आरेख पर आधारित प्रश्न जरूर आते हैं। न्याय निगमन और डायग्राम वेन आरेख दोनों एक दूसरे से मिले जुले हैं। कथन और निष्कर्ष, ये भी प्रश्न बहुत आते हैं। कथन और निष्कर्ष भी वेन डायग्राम से हल हो जाते हैं। दर्पण एवं बिंब पर आधारित होते हैं कि दर्पण पे उसका चित्र क्या बनेगा और जल प्रतिबिंब पर आधारित क्या पड़ेगा। दर्पण में लेफ्ट और राइट चेंज हो जाते हैं, तो जल प्रतिबिंब में ऊपर हाइट और ऊपर नीचे चेंज हो जाते हैं। तो इस प्रकार ऊपर का नीचे हो जाएगा, नीचे का ऊपर हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आपने ये टॉपिक आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो आपको 15 से 20 नंबर जरूर रीजनिंग के मिल जाएंगे। इन टॉपिक से वो जरूर तैयार, कम से कम, अभी कम समय है क्योंकि अगले महीने आपका पेपर है, तो अब समय कम बचा है, तो ये टॉपिक जरूर आप तैयार करके जाएंगे। आइए दोस्तों हम लोग अब देखते हैं कि रीजनिंग इंग्लिश और हिंदी जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यहाँ से भी हम लोग 15 से ऊपर लग के हिंदी और इंग्लिश में यदि 15 से ऊपर मार्क्स ले आए तो अच्छा तरीका। चलो आइए हम लोग इंग्लिश को समझते हैं, इंग्लिश के अंदर क्या क्या आएगा। दोस्तों इंग्लिश जो 20 मार्क्स की आएगी उसके इम्पोर्टेंट ये प्रश्न बनेंगे, यहाँ से इसको जरूर तैयार करके जाना है। एक तो पैसेज आता है, कभी कभी नहीं आता, लेकिन मोस्टली पैसेज जरूर आएगा। अब पैसेज आएगा उसमें 3-4 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, कम से मिनिमम 3 क्वेश्चन, मैक्सिमम 4 क्वेश्चन। तो पैसेज आपको समझ में आना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन पैसेज को आपने, बहुत कठिन पैसेज नहीं आता, सरल पैसेज आता है, तो उसको यदि आपने अच्छे से समझ लिया तो वो आसानी से आप पैसेज के क्वेश्चन हल कर सकते हो। तो पैसेज आधारित प्रश्नों को आप अच्छे से हल कर सकते हो। अगला है सेंटेंस एरर, ये बहुत पूछा जाता है। सेंटेंस एरर जो है ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि उसमें सेंटेंस दे दिया जाएगा, उसमें एक भाग कोई एरर होगा, उस ABCD करके, तो जो भाग एरर है उसको आपको पहचानना है, अर्थात सही में गलत जो भाग, गलत चीज़ें हैं उसको पहचानना। तो सेंटेंस एरर बहुत पूछा जाता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम लोग कुछ ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस का अध्ययन करते हैं। ACTI एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। और एक इसी में ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे महत्वपूर्ण है कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन आइडियम एंड ये
एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से प्रश्न जरूर आते हैं। अब इनके सारे नियम आने चाहिए। आप ये सभी तब आएंगे जब आपको जनरल ग्रामर, सामान्य ग्रामर समझ में आनी चाहिए। तो सामान्य ग्रामर समझ जाएंगे, सेंटेंस का निर्माण समझ जाएंगे, सेंटेंस कैसे बनते हैं, तो वो आपका एरर भी आप आसानी से कर सकते हैं। और इसके बाद फिर एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, जैसे कि राम इज ईटिंग द फूड, तो अब इसको पैसिव वॉइस में बदलने के लिए आ सकता है। तो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, तो द फूड इज बीइंग ईटन बाय राम, तो ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बन जाएगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस, इसको अच्छे से जरूर तैयार कर लें, यहाँ से जरूर प्रश्न आएंगे। एक इम्पॉर्टेंट सेक्टर है, बहुत पूछे जाते हैं प्रश्न आइडियम एंड फ्रेजेस से, इसको आज तैयार करके जाना है। देखो सारे आइडियम एंड फ्रेजेज याद तो नहीं कर सकते, लेकिन आइडियम और फ्रेजेज आप तैयार करते समय उसका लक्ष्यात्मक अर्थ जरूर लें, ठीक है, तो तब आपको उसका अर्थ आसानी से तैयार कर लेंगे। एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द ये भी इंग्लिश में आते हैं, हिंदी में भी आएंगे, तो इसको आप सामान्य तैयार रखेंगे। लेकिन प्रॉब्लम होती है थोड़ा सा, जब वोकैबुलरी आपकी कमज़ोर है तो यहाँ से दिक्कत आती है। एक इजी सेक्टर होता है फिल इन द ब्लैंक्स, ये अच्छा फिल इन द ब्लैंक्स वाले में अपना गेस अच्छा से कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। उसमें प्रीपोजिशन है, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है, वर्ब है, एडवर्ब है, ये सब भरने के लिए आ जाता है, तो उसको आपको समझ के जाना है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट आ जाता है, इसको भी थोड़ा सा याद तैयार करके जाना है, यहाँ से प्रश्न जरूर बनेंगे। दोस्तों इन सब लोगों, ये टॉपिक तो बहुत अनिवार्य है, इनको अच्छे से तैयार करके जाना है। और इसके साथ साथ जनरल ग्रामर, हिंदी की इंग्लिश की सामान्य ग्रामर आपको तैयार करके जाना। एक अच्छी बात और बताऊं, जब आप इंग्लिश की ग्रामर पढ़िए तो उसी के साथ हिंदी की ग्रामर पढ़िए, दोनों में सिमिलरिटी दीजिए काफ़ी। उसी इंग्लिश का हिंदी अनुवाद पढ़ लीजिए, हिंदी का इंग्लिश अनुवाद कर लिए, लगभग 70% ग्रामर मैच हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसका लास्ट सेक्शन है वो है हिंदी। तो हिंदी में क्या क्या महत्वपूर्ण है उसको हम लोग समझते हैं। इसमें जो लास्ट पोर्शन है उसमें हिंदी 20 अंक की आएगी, 20 मार्क्स की हिंदी आएगी। और ये बहुत अच्छा सेक्टर है जहाँ पर आप 15 से 20 मार्क्स अर्जित कर सकते हो। यहाँ से यदि आप कम मार्क्स लाएंगे तो श्योर आप सिलेक्शन से बाहर होंगे। अब हिंदी में क्या क्या चीज़ें आती हैं इसको हम लोग समझते हैं। हिंदी में पैराग्राफ आ सकता है, कभी कभी नहीं आता, कभी कभी आता है। यदि पैराग्राफ आ जाए तो उसे अच्छी प्रकार पढ़ना, उसको समझना है और समझ करके उसके उत्तर देना है। इसमें कुछ ज़्यादा कठिन पैराग्राफ नहीं आता है। सामान्य व्याकरण आप हिंदी की समझ कर जाइए। सामान्य व्याकरण से तात्पर्य है कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय और इनके भेद, इसको अच्छे से समझ के जाइए। इस सामान्य व्याकरण के अंदर इसको तैयार करके जरूर जाना है। वाक्य के भेद एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाक्य के भेद एनसीईआरटी में बहुत 10वीं के सिलेबस में भी है ये, कि वाक्य के भेद रचना के आधार पर कौन से सरल वाक्य क्या है, संयुक्त वाक्य क्या है, मिश्र वाक्य क्या है, दोनों तीनों के आपस में चेंज करने के नियम क्या है, तो इसको भी आप समझ करके आपको जाना है। फिर एक हिंदी में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है वर्ण विचार। वर्ण विचार में बेसिकली क्या होता है कि हमारी जो ध्वनियाँ हैं, स्वर और व्यंजन, तो स्वर के कौन कौन से भेद हैं, मूल स्वर, संयुक्त स्वर, तो ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर, इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए। व्यंजनों की हमें जानकारी होनी चाहिए कि स्पर्श व्यंजन कौन कौन से हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं और ऊष्म व्यंजन कौन कौन से हैं। और सबसे महत्वपूर्ण इसके अंदर एक और प्रश्न पूछा जाता है उच्चारण स्थान, कि का उच्चारण स्थान क्या है, ता का उच्चारण स्थान क्या है, या तो सभी का उच्चारण स्थान आपको तैयार करके जाना है। जैसे का वर्ग का उच्चारण स्थान होता है अको विसर्जिया नाम कंठ है, तो आ और का वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। इसी प्रकार इचु यसा नाम तालु ऋतुर्सा नाम मूर्धा लेतुलसा नाम दंत है। तो वर्ण विचार पर आधारित आपको अनंत अकेडमी में आपको वीडियो उपलब्ध है, वहाँ से जाके आप देख लेंगे। वैसे जितनी भी हिंदी है सामान्य हिंदी की, ये सभी वीडियो अनोद अकेडमी पर उपलब्ध है, इनको अच्छे से समझ सकते हैं।
एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है संधि। संधियां 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के भी 5 भेद होते हैं, जिसे वृद्धि संधि, अयादि संधि, गुण संधि, दीर्घ संधि। तो ऐसी ये 5 संधियां हैं, इनको हमको तैयार करके जाना है। इसी प्रकार व्यंजन संधि में कई भेद होते हैं, विसर्ग संधि में भी कई भेद होते हैं, उनको सभी नियमों को हमें तैयार करके जाना है। समास, समास शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं, और समास 6 प्रकार के होते हैं प्रायः। वैसे कहीं कहीं 5 प्रकार मिलते हैं, 1 प्रकार के 2 भेद हो जाते हैं। पहला जो समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास वो समास होता है जहाँ पर प्रथम पद अव्यय होता है। दूसरा समास है तत्पुरुष समास, जहाँ विभक्तियों का लोप होता है। तीसरा समास है द्विग समास। द्विग समास का मतलब होता है कि पहला संख्यावाची पद हो, और द्वंद्व समास वहाँ होता है जहाँ और शब्द का लोप हो। 5वां समास महत्वपूर्ण समास है, वो है कर्मधारय समास। जहाँ विशेषण और विशेष हो जाए वहाँ पर कर्मधारय समास होता है, और जहाँ अन्य पद की प्रधानता हो वहाँ दोस्तों बहुब्रीहि समास होता है। इसको अच्छे से तैयार करके जाना है। अलंकार अच्छे से तैयार कर लीजिए। शब्दालंकार, अर्थालंकार। शब्दालंकार में विशेषकर 3 अलंकार ही, अनुप्रास, यमक, श्लेष, और इसके यार अर्थालंकार 8, 10, 9, 10, 12 अच्छे अलंकार हैं, उनको आप तैयार करते हैं। ये अलंकार पर आधारित अनोद अकेडमी नई किरण नया सवेरा में बहुत ही शानदार वीडियो है, जरूर आप देखेंगे, उसको समझ के जाना है। रस भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। रस के अवयव कौन से, रस के तत्व क्या है, स्थायी भाव क्या है, विभाव क्या है, अनुभाव क्या है, संचारी भाव क्या है। तो जो भाव मनुष्य के हृदय में सदैव परमानेंट रूप से स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, स्थायी भाव करते हैं। रस के कारण को हम लोग विभाव कहते हैं, और रस जैसे हम लोग अनुभव करते हैं, अनुभूत करते हैं, उसे अनुभाव कहते हैं। और जो हमारे मानस पटल पर प्रति क्षण प्रति सेकेंड आवेग उत्पन्न होते हैं, उन्हें हम लोग संचारी भाव कहते हैं। रस पर आधारित भी शानदार वीडियो उपलब्ध है, उसे आप अच्छे से देख सकते हैं। एक महत्वपूर्ण है टॉपिक है विलोम, पर्यायवाची। विलोम शब्द आते हैं, उनको भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और पर्यायवाची शब्द, पर्यायवाची को भी आपको अच्छे से तैयार करके जाना है। और एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, वो बनता है चिन्ह से, कि कौन से विराम, अल्प विराम कौन है, पूर्ण विराम कौन है। इस प्रकार के 10-12 चिन्ह होते हैं, उनको जरूर तैयार करके जाइए। एक आध क्वेश्चन उस पर जरूर बना देता है। और एक होता है सेंटेंस ईयर, सही और गलत, कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। तो सही और गलत को हमें जब तक समग्र ग्रामर नहीं समझ में आएगी, तब तक हम लोग सही गलत वाले प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, ये रहा DSSB का पार्ट फर्स्ट। इस पार्ट फर्स्ट में, पार्ट फर्स्ट जो है ये 100 अंक का आएगा। अब इस 100 अंक में आपके, अभी हम लोगों ने समझा, एक तो 20 अंक का जीके या जीएस रहेगा, ये अभी आपने समझ लिया अच्छे से। 20 अंक का मैथ रहेगा, ये भी आपने अब अच्छे से समझ लिया। और 20 अंक का आपका रीजनिंग रहेगा। रीजनिंग 20 अंक की रीजनिंग, और 20 अंक की इंग्लिश, और 20 अंक की हिंदी। ये पार्ट फर्स्ट का आपका 100 मार्क्स है, जो अभी हमने लोगों ने अच्छे से तैयार किया। दोस्तों, सेकंड पार्ट, इसका जो सेकंड पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे भी 100 प्रश्न आते हैं, और चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडोलॉजी पर आधारित है। उनके सभी पाठों का हम लोग विस्तृत विश्लेषण करेंगे। उसके लिए हमें टाइम की ज़रूरत पड़ेगी, तो वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम लोग जो अन्य चीज़ें हैं, सेकंड पार्ट है, उसकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। और प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या है उसकी चर्चा करेंगे, और सेफ स्कोर, कितना सेफ स्कोर हम लोग करें कि हमारा सुरक्षित हो, हमारा सिलेक्शन चयन हो। इसमें ध्यान देना है, ना तो आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने हैं, ना बहुत कम करने हैं। आपने इस हिसाब से करते रहना है कि सही से चलें। तो
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, सबसे महत्वपूर्ण है वो है आपका जो नेक्स्ट भाग होगा वो होगा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैथोलॉजी का, वो होगा 100 अंक का। उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। दोस्तों आपसे मैं यही कहना चाहता हूं कि आप लोग अनोद एकेडमी नई किरण नया सवेरा से जरूर जुड़ें। आपको बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से विषय बिल्कुल कंठस्थ हो जाएंगे, समझ में आ जाएंगे, आपके दिल में विषय बिल्कुल आसानी से उतरता चला जाएगा। तो अनोद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शानदार तरीके से लेके आएंगे, बहुत मस्त क्लास लेके आएंगे। वो होगी जो इसका पार्ट बी है, पार्ट सेकंड है 100 अंक का, और सबसे महत्वपूर्ण हम लोग सेफ स्कोर पर चर्चा करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो आप देखना जरूर ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।